हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपीपीसीएस, सीजीपीसीएस और यूपीएससी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस क्लास को कवर करने वाले हैं, जिससे कि क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आप लोग बहुत धैर्य के साथ बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका मतलब कार्यकाल कब था। ठीक है, मतलब कौन से सन में। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है ना कार्यकाल, वो माना जाता है हमारा 2500 से लेकर 1900 बीसी तक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, फिर आगे देखिए। और हमें ये भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता को किसके नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अगर आपको ये सब याद ना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट। अब देखिए, अब स्टेटमेंट पे आते हैं। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, दुर्ग शहर के पूर्वी भाग में स्थित था हड़प्पा सभ्यता और निचले शहर से बड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा शहरों में दुर्ग जो था वो आमतौर पर पश्चिमी भाग में स्थित होता था, न कि पूर्वी भाग में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित होता था, दुर्ग शहर के पूर्वी भाग में, नहीं पश्चिमी भाग में। और अपने इंडिया में भी देखा होगा कि जो इस साइड का भाग है ना, इस साइड का भाग, ठीक है, ये भाग जनरली यहाँ हड़प्पा सभ्यता दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। फिर देखिए, कालीबंगा और लोथल दोनों में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। कालीबंगा और लोथल दोनों जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है ना, और दोनों में क्या मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अग्नि वेदिकाओं क्या होते थे बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो अग्नि वेदिका वह स्थान होता था ना जहाँ पर क्या दिया जाता था, बलि दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और अगर पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाले जो पहली महिला थी ना, वो महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि कौन थी, बुद्ध जी की वो माँ भी थी। ठीक है, और ये अपनी माँ नहीं थी, ये उनकी कौन थी, उपमाता थी। मतलब इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिए हुए हैं और विषय वस्तु दी हुई है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, विनय पीटक। ठीक है, विनय पीटक पहले दिया हुआ है और बोल रहा है कि मठवासी व्यवस्था के लिए इसमें नियम बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। फिर है सुत्त पीटक। सुत्त पीटक में क्या दिया हुआ था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी हुई थी सुत्त पीटक में। अभिधम्म पीटक में क्या दिया हुआ है, तो अभिधम्म पीटक में बुद्ध के जीवन का नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। किसका, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर स्तूपों के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, इस स्तूपों का जो निर्माण है मूलतः बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। ये सही है। स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध काल से ही पहले की है। ठीक है, बिल्कुल सही। स्तूप निर्माण की जो परंपरा है ना, वो बौद्ध काल से पहले की है। ये हमारा यूपीएससी के 2023 या 24 में पूछा गया था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा PYQ। फिर लिखा, सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में स्तूप निर्माण के प्रसार में क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि धर्म शास्त्रों में वर्णों के लिए निर्धारित कर्तव्य और भूमिकाओं के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट को बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि जितने बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना, जनरली क्या होते हैं, वो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा है कि ब्राह्मण मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए उत्तरदायी थे। उन्हें दान प्राप्त करने और यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फिर क्षत्रियों से न्याय करने, युद्ध करने
और लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन उन्हें वेदों का अध्ययन करने की मनाही थी। तो ये गलत है, क्योंकि क्षत्रिय भी वेदों का उतना ही अध्ययन करते थे जितने ब्राह्मण। तो ये हमारा गलत हो गया। अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा ये भी चला जाएगा, सी भी चला जाएगा, बचेगा ए और डी। ए और डी में 1 एंड 3 तो कॉमन है ना, 1 एंड 3 तो होगा ही, तो हम 3 को तो पहले ही सही मान लेते हैं, ठीक है। 4 हमको देखना है कि सही है कि नहीं। देखिए, शूद्रों को भूमि के स्वामित्व से स्पष्ट रूप से वंचित किया गया था तथा उन्हें 3 उच्च वर्णों की सेवा करने की भूमिका सौंपी गई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो 3 उच्च वर्णों की सेवा तो भूमि मतलब शूद्र करते थे, लेकिन भूमि के स्वामित्व से स्पष्ट रूप से उन्हें क्या किया गया था, वंचित नहीं किया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, 1 एंड 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक भारतीय समाज में गृहपति की भूमिका का सबसे सटीक रूप से वर्णन करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें गृहपति की भूमिका के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, गृहपति जो होते थे ना, एक परिवार की मुखिया जो कि भूमि, श्रम और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, गृहपति का अर्थ मैंने क्या बताया, घर का मुखिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर आरंभिक भारत में भूमि अनुदान से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भूमि अनुदान जो था वो मुख्यतया ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। तो हाँ, ये सही है, ठीक है। अधिकांश भूमि अनुदानों को दर्ज करने के लिए ताम्र पत्रों का उपयोग किया गया उस टाइम पे, ठीक है। फिर है, भारत में महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व एवं दूसरों को जमीन देने के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ये रॉन्ग हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कितना एक्सट्रीम सेंटेंसेस है, मतलब ये सेंटेंस है कि महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व होने एवं दूसरों को जमीन देने का ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक सोचिए, शुरू से लेके अभी तक इतने वर्ष बीत गए, ऐसा तो नहीं है नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी हम इसको गलत करके और करेक्ट आंसर ले आएंगे 1 एंड 2, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी थी और उनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, वो भूमि की स्वामी भी थी और इन्होंने क्या किया था, भूमि दान भी किया था। लेकिन जनरली अगर बात किया जाए विधि ग्रंथों के अनुसार तो भूमि पर अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ अपवाद भी तो होते हैं ना। इसीलिए कभी भी कोई ऐसा एक्सट्रीम सेंटेंसेस दिखेगा ना, मैक्सिमम ऐसा होगा कि वो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हड़प्पा शवधानों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मृतकों को अक्सर सोने और चांदी सहित विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, हड़प्पा शवधानों में एक तो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो ज्वेलरी होती थी, जो मतलब कि हमारे आभूषण होते थे, वो ऐसे भी कम पाए जाते थे। हड़प्पा काल में मृत भांड जो होता था ना, वो ज़्यादा पाया जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, मृतकों को अक्सर सोने और चांदी सहित विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ नहीं दफनाते थे। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, ईंटों से बने शवाधान की उपस्थिति संभावित सामाजिक भिन्नताओं का संकेत देती है, ये बिल्कुल सही है। फिर शवाधानों में सामान्यतः मृत भांड एवं आभूषण पाए जाते थे। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर देखिए, हड़प्पा वासियों की कृषि प्रथाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि गेहूं और जौ आमतौर पर उगाए जाते थे। हड़प्पा वासी व्यापक नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई करते थे। काली बंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए, फिर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिख रहा है कि गेहूं और जौ जो होते हैं वो आमतौर पर उगाए जाते थे हड़प्पा वासियों के द्वारा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, हड़प्पा वासी व्यापक नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई करते थे, ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा वासी द्वारा नहर प्रणालियों से सिंचाई का ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, काली बंगन से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, 1 एंड 3 सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। सबसे पहली बात दिया है कि बिना किसी भी उच्च सीमा निर्धारण के यह राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट फंडिंग की अनुमति देती है।
ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है कि इसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त अंशदान का विवरण भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का क्या दिया है, आदेश दिया है। तो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि जो ये योजना है, इस योजना में राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग को सूचना के लिए बाध्य नहीं किया गया है, ठीक है। यह अनामिका इस योजना की आलोचकों में से एक थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया है, ठीक है, असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य दिए हुए हैं और आर्टिकल दिया हुआ है। देखिए न्यायिक समीक्षा जो है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का जो कार्य करती है वो कौन से आर्टिकल के तहत करती है, हमारा 13 के तहत और 32 और 136 के तहत करती है, ना कि 131, ठीक है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 131 आर्टिकल में क्या बोलता है, देखिए संविधान का जो 131 आर्टिकल है वो बोलता है कि केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद है सलाहकार क्षेत्राधिकार जो कि आर्टिकल 143 के तहत है, ठीक है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। फिर है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के अंतर्गत आता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो 32 के अंतर्गत। जो आर्टिकल 226 है ये उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट का है, ठीक है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो वो आर्टिकल 32 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस तरह से अगर बात किया जाए कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ एक है ना, ये 2 नंबर, बाकी ये तो रॉन्ग है, ठीक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नालसा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। नालसा का जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है, बिल्कुल सही। यह केवल अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए निःशुल्क विधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। तो केवल केवल पहली बात बहुत एक्सट्रीम सेंटेंसेस है। क्या सच में इसका जो कार्य है नालसा का वो सिर्फ इतना ही है कि वो ST SC के सदस्यों के लिए निःशुल्क विधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल नहीं। और भी तो बहुत सारे कार्य होते हैं ना, जैसे मानव तस्करी के पीड़ितों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न श्रेणियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करता है नालसा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और नालसा लोक अदालत प्रणाली को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा तो करेक्ट आंसर इजीली निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। तो हमें पता है ये आर्टिकल नंबर 50 है, ठीक है, जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है, ठीक है। फिर अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, आइए इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नॉर्वे विश्व का मतलब विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश है, ये कह रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि नॉर्वे विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश है, तो ये बात गलत है। विश्व का सबसे भ्रष्ट मतलब सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है, याद रखिएगा, डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर नॉर्वे। नॉर्वे 4th नंबर पे है। फर्स्ट कौन सा है, बताइए कौन सा मैंने बोला, बिल्कुल सही, डेनमार्क है, ठीक है। देखिए फिर है कि वर्ष 2023 में 180 देशों में से भारत ने 93वां स्थान प्राप्त किया है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेबरहुड फर्स्ट नीति, एक क्वेश्चन है नेबरहुड फर्स्ट नीति पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं क्या लिखा है कि नेबरहुड फर्स्ट नीति की जो अवधारणा है वो वर्ष 1947 से शुरू हुई थी, तो ये गलत है। नेबरहुड फर्स्ट की जो नीति है
वो 2008 से शुरू हुई थी, ये याद रखिएगा, तो ये रॉन्ग हो जा रहा है। फिर यह बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण पर बल देता है, बिल्कुल गलत है। यह नीति जो है ना, नेबरहुड फर्स्ट नीति, यह गैर पारस्परिक दृष्टिकोण पर बल देता है। और गैर पारस्परिक दृष्टिकोण क्या होता है? देखिए, गैर पारस्परिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से छोटे देशों को समान रिटर्न की उम्मीद किए बिना ही सहायता प्रदान करता है। उसे बोलते हैं गैर पारस्परिक नीति, कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं लेकिन बदले में उससे समान रिटर्न की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पारस्परिक नीति मतलब, या हम अगर किसी के हेल्प कर रहे हैं तो बराबर में क्या है, हेल्प की उम्मीद करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। लिखा है कि उपर्युक्त राज्यों में से कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, म्यांमार के साथ। तो ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं कौन कौन से कंट्री, सॉरी, कौन कौन से राज्य, तो मेघालय और असम, ठीक है। मेघालय और असम जो है ना, वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। देखिए, फिर अरुणाचल प्रदेश है, पहली बात तो ये। मेघालय और असम नहीं है। और मेघालय की याद रखिए, मेघालय की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि असम की सीमा भूटान एवं बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो मेघालय और असम नहीं करते, तो कौन कौन से करने लगे, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3, ठीक है। हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रकृति संरक्षण एवं जैव विविधता सुरक्षा के प्रयासों को गति देने के लिए इसका नेतृत्व किसने किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया है फ्रांस एंड कोस्टारिका ने किया है, ठीक है, ना कि अमेरिका ने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1 को एलिमिनेट कर दें तो हमारा 2 एंड 3 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। फिर देखिए, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल मुख्य रूप से केंद्रित है, किस पे केंद्रित है बताइए, बिल्कुल सही, केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों संबंधी सूचना के आदान प्रदान को सुगम बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल। दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात लिखा है कि जो सासेक है, इसको सासेक ऐसे पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। सासेक जो है वो संक्रियात्मक योजना 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रण के साथ सासेक साझेदारी के रणनीतिक लक्ष्यों को रेखांकित करती है, ठीक है। ये क्या हो गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक जो है, एडीबी, वो सासेक के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सासेक क्या है, दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, ठीक है। फिर है, इसमें म्यांमार भी सदस्य राष्ट्र के रूप में सम्मिलित है, ये भी हमारा सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समूह इकोवास है, वो किससे रिलेटेड है। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो लागोस संधि के माध्यम से की गई थी, ये सही है। फिर इसका जो मुख्यालय है, इकोवास का मुख्यालय, ये हमारा अबूजा नाइजीरिया में है, किसमें, अबूजा नाइजीरिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, भारत को वर्ष 2004 में इस निकाय में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।